देश के विपक्षियों को लगता है कि वो साथ आ जाएंगे तो मोदी को सत्ता से हटा पाएंगे, लेकिन क्या मोदी को सत्ता से हटा पाना इतना आसान है, या फिर क्या विपक्षियों का साथ आ पाना भी इतना आसान है? अभी हाल ही में अमेरिका में पीएम मोदी ने देश की विविधता के बारे में बात करते हुए बताया था कि भारत में 2500 चुनावी दल हैं। जी 2500। उनमें से एनडीए समर्थित कुछ पार्टियों को अगर हटा भी दे तो भी इतनी सभी पार्टियों का साथ आना और साथ मिलकर देश को चलाना क्या मुमकिन है? नहीं है। कई सारी पार्टियां मिलकर सरकार नहीं चला सकती, देश नहीं चला सकती, खासकर कि तब जब एक दूसरे के प्रति मतभेद भी हो और मनभेद भी। लेकिन बस क्योंकि मोदी को सत्ता से हटाना है इसलिए सबको साथ दिखाना है। लेकिन फिर भी विपक्षियों को उम्मीद तो है ही कि वो मोदी के खिलाफ अपनी इस रणनीति से कुछ कमाल तो जरूर दिखा पाएंगे। विपक्षियों को लगता है कि उनके लिए साथ आकर पीएम मोदी को उनकी गद्दी से हटाना आसान होगा। पटना में विपक्षी पार्टियों ने भी हाल ही में बैठक कर यही तो संदेश दिया कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वो सभी एकजुट हैं। उमर अब्दुल्ला भी इस बैठक में शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, और अब उनका एक बयान भी सामने आ गया है। उमर अब्दुल्ला ने इस बैठक को अपने लिए मोदी विरोध करने वाले अपने साथियों के लिए सकारात्मक संदेश माना है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये तो वक्त बताएगा कि फोटोशूट था या नहीं। आखिरकार उस मीटिंग पर बीजेपी की पूरी लीडरशिप बयान देने में मजबूर हुई। उमर अब्दुल्ला ने तो ये भी कहा, अगर खुद भारत के गृह मंत्री जो इस मुल्क के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर माने जाते हैं, वो भी इस मीटिंग के बारे में कुछ कहने को मजबूर हुए तो शायद इसी से मीटिंग की कामयाबी का सबूत मिल जाता है। बाकी इस मीटिंग का क्या नतीजा होगा उसके लिए 2024 तक इंतजार कीजिए। आज से क्यों परेशान है? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से खुद ही सुन लीजिए कि उनका क्या कुछ कहना है। वक्त साबित करेगा ना कि वो फोटोशूट था या नहीं था। आखिरकार अगर उस मीटिंग पे पूरी बीजेपी की लीडरशिप बयान देने पे मजबूर हुई, अगर खुद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि इस मुल्क में सबसे ताकतवर लोगों के लिस्ट में दूसरे नंबर पे माने जाते हैं, अगर उन तो वो भी खुद मजबूर हुए इस मीटिंग के बारे में कुछ कहने पे, तो शायद उसी से इस मीटिंग की कामयाबी का थोड़ा सा आपको सबूत मिल जाता है। बाकी इस मीटिंग का क्या नतीजा होगा उसके लिए 2024 तक इंतज़ार करिए ना। आज से ही क्यों आप परेशान हैं इस मामले में? तो राजनाथ सिंह जी का अभी बयान आया है कि जब पीस रिटर्न होगा तो अफवाह को हटाया जाएगा जेल के। हाँ, इनके होते हुए तो पीस रिटर्न होगा नहीं, वो तो हमने देख लिया है। जिन इलाकों में 2014 से पहले हम अफवाह हटाने पे सोच सकते थे, जिन इलाकों को पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया गया था, उन इलाकों में दोबारा से मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। कश्मीर का कोई ऐसा इलाका नहीं है, श्रीनगर लेके, जहां मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को नहीं मिलता। और इसके साथ साथ हाल ही में रजौरी पुंछ में जो देखने को मिला है, उससे साबित होता है कि मिलिटेंसी का असर दोबारा उन इलाकों में है जिन इलाकों में कुछ साल पहले तक आपको नज़र नहीं आ रहा था। तो इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि इन लोगों के रहते रहते जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म नहीं होगी। तो सर ये बताइए कि देखना बॉयकॉट, ये मेरे साथियों के अपने जज्बात हैं। वो किन हालात में फैसला लिया गया, क्यों लिया गया, वो उस वक्त की बात थी। आज की बात ये है कि हम कोई इलेक्शन बॉयकॉट करने के लिए तैयार नहीं हैं। जो भी इलेक्शन होगा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा और कामयाबी की हम पूरी कोशिश करेंगे। और क्या चाहिए ना। सर, मणिपुर वायलेंस को कैसे देखते हैं आप? मणिपुर वायलेंस अफसोस की बात है, और अफसोस की बात यह है कि 50 दिन से ज़्यादा हो गए। वहाँ खून खराबे का जो सिलसिला है उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, लेकिन क्योंकि दिल्ली से वो इलाका इतना दूर है, शायद उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ की पूरी कोशिश रहेगी कि उधर दोबारा से अमन कायम किया जाए। पुलवामा की मैंने अपनी तकरीर में बात की, उससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है।
उसमें मैंने खुद कहा है कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये हुआ है। इमाम साहब झूठ नहीं बोलेंगे, और एक नहीं 2 मस्जिदों में ये हुआ है। तो अगर ये हुआ है, इसके पीछे कौन कसूरवार है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उसके खिलाफ फिर सख्त से सख्त जो है उनको सजा सुनाई देनी चाहिए। सुना आपने क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। अनंतनाग में उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत की और आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि कश्मीर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां मिलिटेंसी का असर देखने को नहीं मिलता। हाल ही में राजौरी पुंछ में जो देखने को मिला है, उससे साबित होता है कि मिलिटेंसी का असर दोबारा से इन इलाकों में है, जिन इलाकों में कुछ साल पहले तक ये नजर नहीं आ रहा था। इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन लोगों के रहते हुए जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी। वैसे अब जम्मू कश्मीर में पहले के हालात को देखते हुए कितना अंतर आया है, ये हमें उमर अब्दुल्ला से जानने की जरूरत नहीं है। हमने खुद देखा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर कैसे बदला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने दावा तो ये भी किया है कि हम किसी भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे, जो भी चुनाव होगा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, कामयाबी की हम पूरी कोशिश करेंगे, हमें और क्या चाहिए। मतलब हर चुनाव में दिखाई देंगे उमर अब्दुल्ला। चुनाव बॉयकॉट करके बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, बल्कि अब तो बीजेपी का सामने से सामना कर मात देने का मन बना चुके हैं। अब ये कितना आसान होगा ये तो नहीं कहा जा सकता। वैसे आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि उमर अब्दुल्ला चाहे दावे कितने ही कर लें, लेकिन पटना में जुटने वाली पार्टियां भी साथ नहीं हैं, बस दिखाने के लिए कि मोदी के खिलाफ विपक्ष एक हो गया है। ये सब स्वांग रचा गया है, नहीं तो इस बैठक के बाद से नए नए विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी इस बैठक में शामिल हुए थे। अब उमर अब्दुल्ला को अपनी इस बैठक से उम्मीदें भी काफी बढ़ चुकी हैं। देखते हैं विपक्ष की ये बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कमाल दिखा पाती है। वैसे आपको ये भी बता दें कि एक समय पर सिर्फ कुछ देर के लिए ही विपक्षी नेता इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर भी शांति से पेश नहीं आ पाए थे। किसी न किसी बात को लेकर बहस हो ही गई थी। ये 2024 को लेकर बड़ी उम्मीद लेकर चलने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले उमर अब्दुल्ला और केजरीवाल में ही बहस हो गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर से धारा 370 को हटाने के दौरान आम आदमी पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का फैसला किया था, तब तो आपकी पार्टी ने सरकार के साथ वोट किया था, तब तो आपने हमारा समर्थन नहीं किया था। आज आपके ऊपर संकट आया है तो आप चाहते हैं कि सब आपका साथ दे। बस इसी बात पर उमर अब्दुल्ला और केजरीवाल आपस में भिड़ गए थे और फिर एनसीपी चीफ शरद पवार को दोनों नेताओं के बीच बचाव करना पड़ा था। ये तो हाल है विपक्षी एकता की बैठक का, और ये हराएंगे सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो 2024 का इंतजार करने के लिए उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। और जिस तरह की उम्मीद वो 2024 से बांधे हुए हैं, आपको क्या लगता है, क्या उमर अब्दुल्ला का मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का सपना पूरा होगा? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।